नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कोविड महामारी के इस दौर में हमारे किसान और खेतीहर मजदूर लगातार खेतों में पसीना बहा रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश है कि हम भी कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां किसानों तक पहुंचाते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, जिसमें होंगे 3 सेगमेंट: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। आज के दौर में मशीनों की उपयोगिता से हम सभी परिचित हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में भी मशीनों का लगातार उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। सरकार भी इसलिए इस दिशा में लगातार कोशिशें कर रही है और कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृतज्ञ हैकाथॉन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस पुरस्कार समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। कृतज्ञ हैकाथॉन कार्यक्रम छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और दूसरे हितधारकों को देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। सोमवार को इसका पुरस्कार वितरण समारोह था। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले किसानों तक वैज्ञानिक पद्धतियों और नवाचारों को पहुंचाने का काम हो रहा है और इसमें ICAR ही नहीं बल्कि उससे संबंधित अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कृषि हितैषी नीतियों, वैज्ञानिकों के अनुसंधान और किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि भारतीय कृषि क्षेत्र खाद्यान्नों की प्रचुरता के साथ दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। उन्होंने बताया कि अलग अलग फसलों, अनाजों, बागवानी, पशुधन और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में 500 से ज्यादा नई किस्में इजाद करके परिषद ने अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि ये 500 किस्में पिछले सिर्फ 1 साल में तैयार की गई है। विशिष्ट अतिथि और केंद्र कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय स्तर पर बीज रोपाई और बीज प्रतिस्थापन जैसे कामों को सटीकता से पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से घिरा है। इनसे निजात पाने के लिए जलवायु अनुकूल फसलों में विविधीकरण जरूरी है। ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने बताया कि महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों का विकास बहुत जरूरी है। साथ ही नई किस्मों, नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को सही समय पर किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लगातार कोशिश कर रहा है। महापात्रा ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले किसानों तक प्रौद्योगिकी और किस्मों के विस्तार के लिए नीतिगत सिद्धांतों की वकालत की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई कृषि प्रौद्योगिकियों और किस्मों का विमोचन किया। साथ ही कृतज्ञ कृषि हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने बताया कि दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए नई नीति आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धान की नर्सरी के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का कृषि कैलेंडर। मई माह के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी नहीं डाली हो तो जून माह के प्रथम पखवाड़े तक पूरा कर ले, जबकि सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालनी चाहिए। मध्यम व देर से पकने वाली धान की किस्में हैं स्वर्णा, पंत 10, सरजू 52, नरेंद्र 359, जबकि टा 3, पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती सुगंधित तथा पंत संकर धान 1 व नरेंद्र संकर धान 2 प्रमुख संकर किस्में हैं।
धान की महीन किस्मों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 35 किलोग्राम, मोटे धान हेतु 40 किलोग्राम तथा ऊसर भूमि के लिए 60 किलोग्राम पर्याप्त होती है, जबकि संकर किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि नर्सरी में खैरा रागे दिखाई दे तो 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अंगूर की खेती लंबे समय तक आय का एक अच्छा स्रोत हो सकती है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है और इसके पौष्टिक गुणों और स्वाद के लिए इसकी मांग भी हमेशा बनी रहती है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक सफल किसान चिंतला वेंकट रेड्डी की, जिन्होंने बीज रहित अंगूर की खेती कर अपार सफलता हासिल की और कृषि क्षेत्र में इनके योगदान के लिए सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा है। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब ए शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई सी शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। वो एक नवीन जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो जैविक कृषि तकनीकों में अपने नाम के साथ राष्ट्रीय पेटेंट भी रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने अपनी अभिनव जैविक खेती के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी SM तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज W बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में प्रगतिशील किसानों को आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने साल 2001 से इसकी शुरुआत की। इसका मकसद है दुग्ध उत्पादों के महत्व को उजागर करना। हालांकि इस दिन दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड की स्थिति को देखते हुए बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम तो आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जागरूकता फैलाने की कोशिश जरूर की जा रही है। दूध इंसान की जिंदगी का पहला आहार है। इसमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के पाया जाता है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन भी दूध में पाए जाते हैं। बड़ों के लिए भी दूध किसी वरदान से कम नहीं है। विश्व दुग्ध दिवस के दिन लोगों को दूध या उससे बने उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। इस साल विश्व दुग्ध दिवस की थीम पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित है। इस थीम को रखने का उद्देश्य आहार में नियमित रूप से दूध और डेयरी उत्पादों को शामिल करने के बारे में जागरूकता फैलाना है। दूध और डेयरी उत्पाद दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों की आजीविका का साधन है। इससे बने मक्खन, दही, घी, पनीर और छाछ जैसे उत्पादों का एक बड़ा बाजार है। हमारे देश में पशुपालन प्राचीन व्यवसायों में गिना जाता है। श्वेत क्रांति के बाद दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त इजाफा हुआ। दुनिया भर में जितना दुग्ध उत्पादन होता है, उसका 17% हिस्सा अकेले भारत का है। इस तरह हम फिलहाल दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले पायदान पर है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल भारत में हर व्यक्ति को एक दिन में औसतन 351 ग्राम दूध मिलता है। विश्व स्तर पर इस मामले में हम बेहतर स्थिति में हैं। दुनिया में दूध की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 299 ग्राम है। विश्व दुग्ध दिवस के अलावा 21 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। 21 नवंबर उन्हीं का जन्म दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। आइए इसके बारे में देखते हैं इस रिपोर्ट में। बागवानी क्षेत्र में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करने व किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसे कार्यान्वित करेगा। ऊंची कीमत वाली बागवानी फसलों का आयात कम करने व जहां कहीं संभव हो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में विभिन्न फसलों के लिए 53 बागवानी क्लस्टरों की पहचान की है। इन 53 क्लस्टरों में से 12 क्लस्टरों को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है। 5 से 7 वर्षों की अवधि में सभी 53 क्लस्टरों में कार्यक्रम लागू किए जाने पर
कुल निर्यात लगभग 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस अवसर पर केंद्र मंत्री श्री तोमर ने कहा कि CDP से 10 लाख किसानों सहित अन्य हितधारकों को लाभ होगा। वहीं 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएगा। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कृषि आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा ने डीडी किसान से खास बातचीत में क्या कुछ जानकारी दी, आइए देखते हैं। हम पूरे भारतवर्ष में जो है कैसे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा करके फल और सब्जियों की जो उपलब्धता है उसको जो हम सुनिश्चित कर सके। इसके लिए जो है आरंभिक रूप में अगर आप देखेंगे तो 53 क्लस्टर की पहचान की गई और आज से 12 क्लस्टर उसमें से काम करना शुरू कर देंगे और बाकी जो क्लस्टर हैं उन पर जो है बाकी कार्य चल रहा है और उस पर भी जल्दी ही जो है उन पर भी उनकी शुरुआत हो जाएगी। और इन जो भी क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, इन क्लस्टर के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी जो हमारी उत्पादन की पद्धतियां हैं उनको अपनाएं, जिससे कि एक हमारे जो जितने भी उत्पाद हों स्वच्छ हों, साफ हों, वो पैदा हो करके आएँ, जिसमें किसी भी प्रकार का जो कंटेमिनेशन है, चाहे हम लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू की बात आती है या किसी भी और तरह का कोई भी जो उसके अंदर जो मैं ये कहूँगा रेजिड्यू है वो नहीं होना चाहिए। और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है हमें साथ लेके चलना है, क्योंकि अभी तक जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ग्लोबल गैप है, परंतु अब इंड गैप भी बनकर के तैयार आ गया है। उस इंड गैप के माध्यम से ना केवल हमारा इंटरनल प्रोडक्शन है, जो हमारे आंतरिक डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रयोग होंगी, उसका एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी आ गया है। उससे जो है हमारे जो अच्छे उत्पाद हैं, क्वालिटी है वो बढ़ेगी और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जैसे कोविड का टाइम चल रहा है और इस महामारी के समय में इस तरह के बहुत सारे जो मैं ये कहूँगा कि जो जिनमें अधिक गुण हैं, औषधिक गुण वाले जो हमारी जितने भी फसलें हैं, चाहे आप बात करो अदरक की बात करो, हल्दी की बात करो, चाहे आप इसमें जो लहसुन है, ये सब में तो और सिट्रस फ्रूट्स हैं, इन सब की डिमांड इतनी बढ़ गई है। तो ये जो क्लस्टर अप्रोच वाला जो हमारा कार्यक्रम है वो अपने आप में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इसमें हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां तो आते ही हैं, साथ साथ में स्पाइसेस भी आते हैं, मसाले भी आते हैं। और मसालों की जो डिमांड है, मांग है, वो इस समय में आकर के और ज़्यादा बढ़ी है, चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो लौंग है, इलायची है, इस तरह की जितनी भी हमारी फसलें हैं उनके औषधिक गुण भी हैं और वो हमारे सिस्टम को भी ठीक रखती हैं और महामारी के समय में जो है बड़ी अच्छी कारगर सिद्ध हो रही हैं और उसको अपनाया भी जा रहा है लार्ज स्केल पर। तो उसको भी जो है इसमें क्लस्टर अप्रोच में बढ़ावा मिलेगा। हम पूरे विश्व में अगर आप देखें तो दूसरे नंबर के जो है सबसे ज़्यादा अधिक जो है बागवानी के जो फसलें हैं उनके उत्पादक देश है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें हम नंबर 1 है। चाहे आप देखें कि जो फ्रेश ग्रेप प्रोडक्शन होता है, हमारे यहाँ अंगूर की जो खेती होती है और जो है इसमें अनार की जो खेती होती है और बनाना की जो खेती होती है, उसमें हम 1 नंबर पर आते हैं पूरे विश्व में। और इसके साथ मसालों में जो है हम पूरे 1 नंबर पर आते हैं विश्व में जो है। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी और सब्जियां भी हैं और भी फल है जिसमें 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ की जो आबो हवा है, जलवायु है, सभी प्रकार के जितने भी फसलें हैं उनको उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छी हैं। और इसलिए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है जिसको हम बोलते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसी मिशन के तहत जो है आज हमारा जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को जो है हम लोगों ने एक अग्रणी संस्था को चुना है। उसके माध्यम से आज आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट का भी लॉन्च किया गया, जो एक वेब पोर्टल उसका जो था क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए, उसकी जो है एक प्रकार की जो उसका विमोचना जो है आज माननीय कृषि मंत्री जी ने की। और वहाँ यहाँ पर जो है कृषि राज्य मंत्री भी आज उपलब्ध थे, तो उनकी उपस्थिति में और सेक्रेटरी कृषि कल्याण मंत्रालय के सेक्रेटरी भी यहाँ पर उपलब्ध थे। हम सब की उपस्थिति में और बहुत सारी राज्य जो है यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज इसका जो है अवलोकन हुआ। और साथ साथ में जो है इसका एक तरह से मैं ये कहूँगा कि लोकार्पण जो है पूरे देश के लिए किया गया। और निश्चित रूप से जो ये आज हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो एक शुरुआत हुई है वो अपने आप में जो है बड़ा अच्छा एक मैं ये कहूँगा कि एक
वरदान सिद्ध होगा, जिससे कि बागवानी की फसलों को जो है अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा। किसानों को कृषि से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कई मोबाइल ऐप लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है जैविक खेती मोबाइल ऐप। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय MoA और कृषि विभाग DAC की एक अनूठी पहल है। ये ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों के आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई-बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में किसानों के लिए भी अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में देखते हैं आज के ट्विटर प्लेट में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा। तो ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, खेलगांव, दूरदर्शन, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।